नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग विदेशी विनिमय दर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विदेशी विनिमय, जी हाँ, मुद्रा जो कि विदेशी है, उसकी दर यानी उसकी कीमत का निर्धारण कैसे होता है। स्थिर विदेशी विनिमय दर क्या होती है, परिवर्तनशील विनिमय दर क्या होती है, पहले कैसे निर्धारित होती थी, आज कैसे निर्धारित होती है, दोनों में क्या अंतर है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जहां तक विदेशी विनिमय की बात है तो विदेशी विनिमय हम उन तमाम विदेशी मुद्राओं को कहते हैं जो कि इस देश से की नहीं है। डॉलर, पाउंड, येन, ये सब मुद्राएं जो है वो विदेशी मुद्रा कहलाएगी। जी हाँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और यहाँ तक कि श्रीलंका, सभी देशों की करेंसी अपनी अपनी होती है और हमें सभी देशों की करेंसी की जरूरत एक दूसरे की पड़ती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली आपको जो बताने जा रहे हैं वो किस प्रकार से विदेशी मुद्रा का की दर का निर्धारण होता है और हम पहले कैसे हम लोग निर्धारित करते थे और आज हम इसे कैसे निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं देना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, आपने यूएसए का यूएस डॉलर देखा होगा, आपने इंग्लैंड का यूरो देखा होगा और आपने देखा होगा कि बेलारूस में रूबल्स चलते हैं। आपने मैक्सिको का पेसो भी देखा होगा और आपने साउथ अफ्रीका का क्राउन भी देखा होगा। प्यारे बच्चों, ये सारी करेंसीज कहलाती है, अलग अलग देशों की है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम देखेंगे द रेट एट विच वी कैन परचेज अनदर करेंसी, जिसे आप फॉरेन कह सकते हैं, इज नोन एज एक्सचेंज रेट। यानी कि वह दर जिस पर हम किसी विदेशी मुद्रा को खरीद सकते हैं, रुपया देकर के डॉलर खरीद सकते हैं, तो यह विनिमय दर या एक्सचेंज रेट कहलाएगी। अगर हम $1 खरीदने के लिए 60 रुपए देते हैं तो विनिमय दर या एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज हो जाएगी। क्या दिखाता है ये दिखाता है कि हम $1 खरीदना है या $1 का हमें सामान खरीदना है तो हमें 60 रुपए देने पड़ेंगे। 60 रुपए दीजिए, $1 लीजिए या $1 का सामान अमेरिका से लीजिए, किसी देश से लीजिए, ये हमारा ब्याज का दर है। एनीबॉडी हैविंग $1, इसका ये भी मतलब है अगर आपके पास $1 है तो आप इंडिया का, इसका उल्टा देखिए, अगर आपके पास $1 है तो आप इंडिया के 60 रुपए के बराबर का सामान खरीद सकते हैं। अगर इंडियन के पास $1 है तो अमेरिका का हमें इंडियन के पास अगर 60 रुपए है तो अमेरिका का $1 का सामान आयात कर सकता है और अमेरिकन के पास अगर $1 है तो इंडिया के 60 रुपए का सामान वो खरीद सकता है। इसे हम बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, let us see how this exchange rate is determined in an economy. इस एक्सचेंज रेट के निर्धारित होने के क्या क्या तरीके हैं, इसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में दो प्रकार से विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। प्यारे बच्चों, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो ये पहले पाई जाती थी। इसमें हम गोल्ड एक्सचेंज रेट एंड एडजस्टेबल पेग ब्रेटन वुड्स सिस्टम आर इंक्लूडेड अंडर दीज कैटेगरी। इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं। सबसे पहले ये हुआ जब एक देश दूसरे देश में व्यापार करने गया
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, इंडिया वालों को उन्होंने गोल्ड दिया और हमने उनको मसाला दिया। ये आपकी स्टोरी स्टार्ट होने की है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड भी इसी में आ जाता है, और पेग और ब्रिटन वुड्स सिस्टम एक है, वो भी इसी में आ जाता है। आपके कोर्स में ना होने के कारण इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में कराने नहीं जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक्सचेंज रेट की कुछ खासियत है, फिक्स एक्सचेंज रेट की कुछ खासियत होती है। पहली बात, इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड प्रमोट्स मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स कैपिटल। जब एक्सचेंज रेट निर्धारित है, चाहे वो सरकार कर रही हो चाहे वो केंद्रीय बैंक कर रहा हो, कि $1 बराबर 40 रुपए है, तो फिक्स्ड है, इसको अपरिवर्तनीय है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह कि ये अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा से संबंधित एक स्थिरता को स्थापित करती है। ये स्थिरता ही भारत में विदेशी कैपिटल के प्रवाह को सुनिश्चित करेगी। इट ऑल्सो एनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड, जो विदेशी व्यापार का बढ़ावा इससे मिलता है, क्योंकि विदेशियों को पता है कि $1 की कीमत कितने रुपए है, और निश्चित है उसको स्पेकुलेशन सट्टेबाजी वगैरह नहीं कर सकते, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए व्यवसाय करती है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज भी हम इससे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल मार्केट कर रही है, दूसरा ये इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है, तीसरा ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है अगर स्थिर विनिमय दर प्रणाली आपके यहाँ है। सट्टेबाजी को पूरी तरह से नकारता है। इट टोटली अवॉइड्स स्पेकुलेशन, कि डॉलर खरीद के रख लो, उसकी कीमत बढ़े तो उसको बेच दो, येन खरीद के रख लो, उसकी कीमत बढ़े तो उसको बेच दो। ये सब सट्टेबाजी की आवश्यकता नहीं होती अगर स्थिर एक्सचेंज रेट है तो। प्यारे बच्चों, जहां तक इसकी डीमेरिट्स की बात, अच्छाइयां तो है, डीमेरिट्स भी है। क्या है? नंबर 1, सपोर्टेड बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड। पहली बात तो, अगर एक्सचेंज रेट आपको स्थिर रखना है तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड आपके पास होना चाहिए। सरकार की एक लायबिलिटी बन जाती है, तो उसके हिसाब से वो गोल्ड को अपने पास रखना पड़ता है, तभी वो एक्सचेंज रेट को निर्धारित कर सकते हैं, ताकि वो इन केस ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट किया जा सके। इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो फ्री फ्लो है, लेसेस फेरे लेसेस पासर की पॉलिसी है, वो भी इसमें सफल नहीं होती, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को रुकी हुई महसूस होती है। तो इससे आपका जो कैपिटल का फ्री फ्लो है, जहां ज्यादा ब्याज मिलेगा वहां कैपिटल फ्लो करेगी, ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज रेट आपने फिक्स कर दिया है। मे नॉट बी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ये जो आपने फिक्स किया वो बाजार द्वारा निर्धारित संतुलित विनिमय दर से अलग भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और उसके कारण ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलता है, सट्टेबाजों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अगर आपकी एक्सचेंज रेट मार्केट एक्सचेंज रेट से कम है तो लोग आप ब्लैक मार्केटिंग करेंगे आपके उसकी, और अगर बाजार रेट से आपका एक्सचेंज रेट ज्यादा है तो आपको लॉस होगा। प्यारे बच्चों, इट ऑल्सो रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट। इसमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट चाहिए, तभी ये संभव है। अगर हम आगे बढ़े तो दूसरा जो एक्सचेंज रेट है उसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, लचीली विनिमय दर की प्रणाली है। लचीले विनिमय दर की प्रणाली में की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर एक्सचेंज रेट का निर्धारण कोई संस्था नहीं कर रही है, मार्केट में उस करेंसी की डिमांड और उस करेंसी की सप्लाई अपने आप करती है। तो द रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई forces of the currency of a currency is known as flexible exchange rate। प्यारे बच्चों, डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इनविजिबल हैंड है, अदृश्य हाथ है, वो अपने आप काम करते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपने रेट ऑफ एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये फ्री फ्लो को बढ़ावा देता है।
अब इसके लिए किसी प्रकार के गोल्ड की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि बाजार निर्धारित कर रहा है, बाजार में मांग और पूर्ति अपने आप इस चीज को डिसाइड करेंगी, सरकार का इसमें कोई बैकअप देने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ, जहां कैपिटल को ज्यादा फायदा मिलेगा, कैपिटल बह करके वहां चली जाएगी। जिस देश में प्रॉफिट, जिस देश में ज्यादा बेनिफिट है, कैपिटल का फ्लो उसी देश में होगा। प्यारे बच्चों, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी संभव होता है। रिसोर्सेज आर टू बी यूटिलाइज्ड एट देयर ऑप्टिमम इफ डिमांड एंड सप्लाई आर अलाउड टू डू देयर वर्क फ्रीली। यस, आई एम श्योर अबाउट इट। इसके अलावा वेंचर्स, शेयर्स, डिवेंचर्स, पोर्टफोलियो, कैपिटल, इन सबको भी बढ़ावा मिलता है। ये इसकी फायदे हैं। इसके भी डिमेरिट्स हैं। जी हाँ, इसकी भी कुछ डिमेरिट्स हैं। सबसे पहली बात ये इंस्टेबिलिटी, कल डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, सप्लाई घटेगी, किस करेंसी की बढ़ेगी, ये कोई नहीं जानता। ये बाजार में मांग और पूर्ति अपने आप डिसाइड करते हैं। तो इससे इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी में देखी जाती है फॉरेन एक्सचेंज के मामले में। डिफिकल्टी इन स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। प्यारे बच्चों, जब कोई चीज सर्टेन नहीं होती तो सरकार सही और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी भी बनाने में झिझकती है या उसकी क्षमता के बाहर होता है। डिफिकल्टी इन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो दो देशों के मध्य ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वो भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट ही सर्टेन नहीं है, तो ट्रेड की शर्तें क्या हो ये भी अपने आप में कमजोर हो जाती है। स्पेकुलेटर्स को इसमें बहुत खुली छूट मिलती है। 10 स्पेकुलेटर इकट्ठे हुए, एक करेंसी को खरीद लिया और उसको जब उसकी कीमत बढ़ी तो बेच दिया। बेचते ही कीमत डाउन हो जाएगी, खरीदते ही कीमत बढ़ जाएगी। ये सब चीज संभव है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमाइन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का निर्धारण कैसे होता है? नंबर 1, अगर आप देखेंगे तो इसमें डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दो फैक्टर्स है। एक फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, डॉलर की डिमांड, और डॉलर की सप्लाई। अब हम डिमांड क्यों करते हैं? सपोज हम डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं? नंबर 1, अगर इंटरनेशनल लोन लिया है हमने तो उसको पेमेंट करने के लिए करते हैं। अगर हमें किसी को गिफ्ट देना है, किसी अमेरिकन्स को, तो हमें एक डॉलर चाहिए। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अगर हम दूसरे देश में निवेश करना चाहते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अगर हमें विदेशी वस्तु खरीदनी है डायरेक्टली तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अगर हमें सट्टेबाजी में फायदा उठाना है फॉरेन एक्सचेंज के खरीद फरोख्त में तो हमें करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो है ऋणों का भुगतान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए डॉलर की मांग की जाती है। गिफ्ट, विदेशी गिफ्ट खरीदने के लिए, ग्रांट देने के लिए डॉलर्स की जरूरत है, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है अमेरिका में या किसी दूसरे देश में तो आपको डॉलर्स की जरूरत है, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। डायरेक्ट परचेज अगर कोई सामान करना है विदेशों से तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। स्पेकुलेशन में अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो भी आपको डॉलर की या फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को सुनिश्चित करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज में इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे अगर हम इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा तो हम डिमांड कम करेंगे। यानी कि अगर हमें डॉलर को, $1 को पाने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे तो हम डॉलर की डिमांड कम करेंगे, और $1 को पाने के लिए अगर हमें कम रुपए देने हैं तो हम डॉलर की डिमांड ज्यादा करेंगे। बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। अगर हम रुपीज और डॉलर्स की मांग वक्र बनाने की कोशिश करें तो आप एक इमेजिनरी मांग वक्र बना सकते हैं, मैं आपको इसमें सहायता करूंगा। अगर 70 रुपए में $1, 70 रुपए में अगर हमें एक फॉरेन करेंसी की 100 इकाइयां आती हैं और ये घट करके 65 रुपए हो जाए, पहले हमें 100 इकाई एक विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ते थे, अब हमें 65 रुपए देने पड़े तो हम क्या करेंगे? हम विदेशी मुद्रा की मांग को बढ़ा देंगे। अगर 65 की जगह 60 रुपए हमें देने पड़े तो हम विदेशी मुद्रा और लेना चाहेंगे। अगर 55 रुपए देने पड़े तो हम विदेशी मुद्रा की मांग और बढ़ा देंगे। अगर 45 रुपए हो जाए तो हम विदेशी मुद्रा की मांग
बढ़ा देंगे। इस प्रकार विदेशी मुद्रा की मांग और एक्सचेंज रेट विनिमय दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर सप्लाई की हम बात करें, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ से होती है, तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स, जो हमने विदेशों को सामान बेचा है उससे हमें पेमेंट मिलनी है, वो हमें विदेशी मुद्रा में पेमेंट होगी। डायरेक्ट परचेजेस बाय नॉन रेजिडेंट्स, जो हमारे इंडियंस हैं, उन्होंने इंडिया का सामान खरीदा है, बाहर रहते हैं, इंडिया का सामान खरीदा है, उनको डॉलर में पेमेंट हमें मिलेगी। जैसे यहाँ कोई एनआरआई है, वो इंडिया में घर खरीद रहा है, इंडिया में डिपॉजिट कर रहा है, इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया का कोई सामान खरीद रहा है, तो वो डॉलर में पेमेंट करता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितने भी हैं सारे के सारे सप्लाई, विदेशी मुद्रा की सप्लाई के स्रोत हैं। इसके अलावा स्पेकुलेटिव परचेज, जो हमारे यहाँ के लोग, नॉन रेजिडेंट लोग करते हैं, रुपए की मांग, सप्लाई डॉलर की मांग, ये जो करते हैं, इससे भी हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ती है। जो रेमिटेंसेज है नॉन इंडियन रेजिडेंट इंडियंस द्वारा, हमारे लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं, वहाँ वो अपने परिवारों के यहाँ पैसा भेज रहे हैं, डॉलर भेज रहे हैं, इससे भी हमारा डॉलर की मांग, डॉलर की पूर्ति बढ़ती है। तो डॉलर की पूर्ति बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स मैंने आपको बताया, डायरेक्ट परचेजेस बाय नॉन रेजिडेंट्स बताया मैंने, एफडीआई बताया, स्पेकुलेटिव परचेजेस बताया ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, रेमिटेंसेज बाय नॉन रेजिडेंट्स लिविंग अब्रॉड, ये सब चीजें डॉलर की पूर्ति को बढ़ाती हैं। अब विदेशी एक्सचेंज रेट, अगर हम विनिमय दर की बात करें और पूर्ति की बात करें, तो विनिमय दर अगर ज्यादा होगी तो इन सब चीजों की पूर्ति भी ज्यादा होगी, अगर विनिमय दर कम होगी तो इन सब की पूर्ति भी कम होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मांग वक्र, विदेशी मुद्रा का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, और पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर अपवर्ड की ओर होता है। तो अब आप अगर देखेंगे तो इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर हम एक्सचेंज रेट ले वही 70, 65, 60, 55, तो आप देखेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। अगर हम इन दोनों का मांग वक्र और पूर्ति वक्र बनाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, और आप पाएंगे कि जहां पर, उस बिंदु पर जहां पर डॉलर की मांग डॉलर की पूर्ति को इंटरसेक्ट करेगी, वो संतुलित विनिमय दर, डॉलर की बाजार में संतुलन की अवस्था इंडिकेट होगी, और वही एक्सचेंज रेट संतुलित विनिमय दर कहलाता है। प्यारे बच्चों, आप डायग्राम में देखिए, आपके सामने है कि किस तरीके से 55 रुपए, आप देखेंगे कि डिमांड फॉर यूएसडी है, सप्लाई ऑफ यूएसडी है, यहाँ हमने एक्सचेंज रेट इन रुपीज रखा है, यहाँ हमने क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स रखा है। ये सप्लाई कब है, ये अगर आप रुपया ज़्यादा देंगे तो डॉलर की सप्लाई ज़्यादा होगी, अगर रुपया कम देंगे तो डॉलर की सप्लाई कम होगी। मांग की बात हमने बताई, अगर आप एक्सचेंज रेट यानी रुपया ज़्यादा आपको देना पड़ रहा तो आप डॉलर की मांग कम करेंगे, उल्टा रिलेशन है। और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो संतुलन बिंदु है। इस पर निर्धारित यहाँ पे अगर हम देखें तो 130 यूनिट जो है वो यहाँ 55 यूनिट, 55:130 का एक्सचेंज रेट निर्धारित होता है। प्यारे बच्चों, अभी हमने नाउ वी कैन से दैट इन एन इकोनॉमी exchange rate is basically determined by simple demand and supply model, number one. Number two, increase in demand for USD will increase its exchange rate. अगर इंक्रीज डिमांड फॉर डॉलर बढ़ता है तो निश्चित है एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा, डिमांड फॉर डॉलर कम होता है तो एक्सचेंज रेट भी कम होगा। अभी देखिए, आपने पेट्रोल और डीजल, जो कोविड-19 के चक्कर में पेट्रोल और डीजल की डिमांड हमने कम की, तो डॉलर हमारे यहाँ बचा रह गया, और इसका फायदा हमारी इकोनॉमी को मिल रहा है। प्यारे बच्चों, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर भी ब्याज की एक्सचेंज रेट पर उल्टा संबंध डालता है। आज की क्लास में हमने पढ़ा विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं। विदेशी विनिमय दर दो प्रकार की होती है, स्थिर और परिवर्तनशील। विदेशी विनिमय दर स्थिर के अच्छाइयाँ क्या है, कमियाँ क्या है, और परिवर्तनशील लचीली विनिमय दर की अच्छाइयाँ क्या है, कमियाँ क्या है। विदेशी मुद्रा की हम मांग क्यों करते हैं, सप्लाई कैसे होती है,
वो विनिमय दर से किस प्रकार एसोसिएटेड है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इस छोटे से लेक्चर में आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम अगले लेक्चर की तैयारी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।